गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि पिछली बार हमने फॉस्फोरिक एसिड पढ़ना स्टार्ट करा था और बेसिक हमने पढ़ा था कि कैसे फॉस्फोरिक एसिड के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी डेवलप होती है और क्या क्या वो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रिकॉग्नाइज करवाती है हमें कि हाँ ये फॉस्फोरिक एसिड पर्सनालिटी है। उसमें हमने मेजर पॉइंट पढ़ा था जिससे हमने अपनी फॉस्फोरिक एसिड की स्टडी को शुरुआत करी थी, वो था उसका इनडिफरेंस। अब इन डिफरेंस के बारे में कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। कुछ एक दो पॉइंट जो रह गए हैं उसमें से और जो आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये रियलाइज करेंगे कि क्यों मैंने इन डिफरेंस को या उसके पीछे के बैकग्राउंड को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। ये अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे, अपनी अलग अलग मटीरिया मेडिका में देखेंगे, तो वो ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके दिमाग में बैठता है और ये और आपको ड्राइव करता है कि आप अलग अलग मटीरिया मेडिका में जाके ये चीजों को समझें, ये चीजों को पढ़ें। तो जो एक दो पॉइंट कुछ पिछली क्लास से रिलेटेड है, हम पहले उनसे शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, हमने पढ़ा था कि ओनानिज्म बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत एक्सेसिव है फॉस्फोरिक एसिड में, एंड द पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द कल्पेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एलन कीनोट्स की लाइन है। अगर आपको याद हो, हमारी पहली दवाई थी स्टैफिसग्रिया और हमने उसमें भी इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि स्टैफ के अंदर जो मास्टरबेशन की, ओनानिज्म की आदत है, उसकी वजह से वो बहुत गिल्ट काइंड ऑफ फीलिंग इमोशन में रहता है कि कर भी रहा है, इंडल्ज भी हो रहा है, पर इस वजह से कि ये इन चीजों में इंडल्ज हो रहा है वो बहुत ज्यादा परेशान है। स्टैफ में हमने पढ़ा था कि इसका रीजन होता है उसकी नोबलनेस, उसकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को यहां पर समझेंगे तो उसका रीजन ज्यादा होता है उसकी वीक और डेबिलिटेटेड स्टेट को लेके। वो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा था, अब इन चीजों में इंडल्ज होने के बाद वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब वो बहुत ही वीक और डेबिलिटेटेड फील करता है। और अगर इतना ड्रास्टिक चेंज, एक डाउन चेंज आएगा अगर आपकी लाइफ में किसी एक आदत की वजह से, तो वो उस चीज को मतलब एक तरीके से गिल्ट फीलिंग उसके अंदर लाती है। रादर देन यहां पर स्टाफ अगर आप देखोगे तो स्टाफ के अंदर वो कि मैं आई एम अ नोबल पर्सन एंड ही इज वेरी सेंसिटिव टू सर्टेन थिंग्स, तो उसका अमेलगमेशन बना के स्टाफ वहां पर गिल्ट फीलिंग लाता है। पर यहां पर उसकी फिजिकलिटी पे ज्यादा गिल्ट फीलिंग उसकी यहां से डेवलप ज्यादा होगी। अगर अब इस पे हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमने डिफरेंशिएट किया था सेलेनियम से भी कि सेलेनियम क्या होगा। सेलेनियम ये फील ही नहीं करेगा, इंडल्ज करेगा और उसका और मन करेगा इंडल्ज करने का, उसके अंदर यहां पर कोई गिल्ट नहीं होता इस एक्ट को या इन चीजों को लेकर। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो गिल्ट की फीलिंग होती है ना ड्यू टू दीज एक्ट्स, या गिल्ट एज एन इमोशन इन इटसेल्फ इज अ साइकोटिक ट्रेट। अगर माइज्मेटिक प्रीपोंडरेंस देखेंगे उस ट्रेट की तो एक साइकोटिक ट्रेट है और यही साइकोटिक ट्रेट आपको फॉस्फोरिक एसिड में भी मिलेगा। और अगर आप यूरोजेनाइटल सिम्टम्स में जाके फॉस्फोरिक एसिड के देखेंगे तो आपको वहां पर कोंडाइलोमेटा भी मिलेंगे, आपको वहां पर वॉट रिमूवल की वजह से दिक्कतें भी मिलेंगी। बेसिक मतलब मेरा बताने का यही है कि जैसे स्टैफ हमने पढ़ा था इज अ ग्रेट एंटीसाइकोटिक, phosphoric acid is also a great antipsychotic remedy, and like staph it also covers all the three miasms। अगर आप मटीरिया मेडिका में अलग अलग जाके देखेंगे तो आपको फॉस्फोरिक एसिड के अंदर भी मिला का कि क्रॉनिक ग्लीट के सपरेशन के बाद से दिक्कत आना चालू हुई, गोनोरिया के सपरेशन के बाद से दिक्कत आना चालू हुई, वॉट के रिमूवल के बाद से दिक्कत आना स्टार्ट हुई, या फिर इरप्शन को सप्रेस करके दिक्कत आना स्टार्ट हुई। तो ये सारी इंडिकेशंस आपको क्या दिखा रहे हैं, ये डिफरेंट माइज्मेटिक स्टेट के प्रीपोंडरेंस दिखा रहे हैं इन फॉस्फोरिक एसिड। एक तो ये पॉइंट था जो मुझे लगता था कि डिफरेंशिएट करना और बताना जरूरी है। दूसरी बात पे आते हैं, हमने इन डिफरेंस की इतनी बात करी और जब मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने बताया था कि इन डिफरेंस में अगर दवाई हम सोचते हैं तो पहला नाम दिमाग में सीपिया ही आता है। तो डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस ने अपनी एक मटीरिया मेडिका लिखी है एसेंस करके, उसमें उन्होंने इतना ब्यूटीफुली इसको डिफरेंशिएट किया है और अगर आप डीपर साइकोलॉजी ऑफ सीपिया समझेंगे तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। जब हम सीपिया पढ़ेंगे आगे जाके तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
डॉक्टर विथोल्कस कहते हैं कि सीपिया का जो इंडिफरेंस है वो बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ही पर्टिकुलर चीजों को लेकर है, और बहुत ही एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अब उसको उस चीज से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर सीपिया को आप किसी पर्टिकुलर वे में, जिस वे में जिसमें वहां पर वो इंडिफरेंस नहीं फील करती है, या वो पर्टिकुलर चीज में वो इतनी अलग थलग नहीं रहना चाहती, न्यूट्रल स्टैंस नहीं रखना चाहती, उस तरीके से आप सीपिया को अप्रोच करोगे तो सीपिया खुल के बाहर आएगी, खुल के रिएक्ट करेगी। पर यहीं पर फॉस्फोरिक एसिड बहुत डिफर करती है। फॉस्फोरिक एसिड आप पहाड़ तोड़ लो, कुछ कर लो, वो नहीं हिलेगा अपने इंडिफरेंस के स्टेट से। सीपिया पेशेंट्स में फील नो इमोशन इन देयर डेली एक्सिस्टेंसेस, but they can be quickly aroused if approached in specific ways. Phosphoric acid patients, on the other hand, are unarousable, indifferent to any kind of stimulation. कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी किताब में वो आगे जाके एक और चीज दिखाते हैं। अब आप एक टोटलिटी में देखिए, ये इनडिफरेंस काइंड ऑफ स्टेट, ये बैकग्राउंड में ग्रीफ मिलना, बैकग्राउंड में डिसअपॉइंटेड लव मिलना, ये काइंड ऑफ एक डिप्रेसिव स्टेट के टुवर्ड्स आपको इंडिकेट कर रहा है। और इसी डिप्रेसिव स्टेट में अगर पेशेंट आता है और मेंटालिटी इज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो पैरेलल में फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी में आपको डिप्रेसिव स्टेट में क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। उसमें डॉक्टर विथोल्कस लिखते हैं कि हेयर्स पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, चाहे वो रैपिड फॉलिंग ऑफ हेयर्स हो, चाहे वो ग्रे हेयर्स हो जाएं एकदम अचानक से, या फिर लस्टरलेस हेयर हो जाए, थिन और लस्टरलेस। एक बालों की क्वालिटी होती है, एक शाइन होती है, एक थिकनेस होती है। और डिप्रेशन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे किसी किताब से, तो आपको ये पता चलेगा कि डिप्रेशन की फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी में ये बालों की क्वालिटी भी डिग्रेड करती चली जाती है। तो ये एक तरीके से उसकी डिप्रेसिव स्टेट का फिजिकल सोमा पे एक साइन है। मार्क्ड डिक्लाइन इन विजन, headache in temples with boiling sensation in head, और dryness of the skin, ये सारे prominent sign and symptoms हैं जो आपको मिल सकते हैं with that mental setup that we have studied before। उसको बैकग्राउंड में रखिए और इसमें देखिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। साथ में और क्या आप फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी में देख सकते हो, बहुत मार्क्ड एक चीज होती है, जूसी थिंग्स की डिजायर फॉस्फोरिक एसिड में, सावर थिंग्स की डिजायर। और जो सावर थिंग्स वो खाएगा, जूसी थिंग्स वो खाएगा, उसी से उसकी कंप्लेंट भी स्टार्ट होगी। अगर आप बोरिक मटीरिया मेडिका जाके पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सावर थिंग्स के खाने से ही कंप्लेंट स्टार्ट हो रही है। ही लाइक्स दैट आल्सो, ही लाइक्स जूसी थिंग्स आल्सो। तो अगर डिजायर कुछ ऐसा मिले, फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी में कुछ ऐसा मिले, बैकग्राउंड में हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन मिले, अभी इंडिफरेंस मिले, और पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन मिले, तो इन सब की पिक्चर एक क्रोनोलॉजिकल वे में बनाओ और समझो कि ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये मैंने डॉक्टर एलिजाबेथ राइट हबार्ड करके एक फिजिशियन थी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिस्क्राइबर्स ऑफ हर टाइम थी, उनकी किताब में पढ़ रहा था। तो उनकी किताब में ऑल्दो टॉपिक सिम्प्टोमेटिक प्रिस्क्राइबिंग का था, लेकिन अचानक से एक उन्होंने एक चीज लिखी हुई थी कि उन्होंने ये देखा कि एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ केस देखा कि जब वो एक बच्चे को देख रही थी, who did not respond to this was a child to whom I gave phosphoric acid 10 mg on her entire lack of interest in things। उनको कुछ as such नहीं मिल रहा था उस बच्चे में प्रोमिनेंट। तो उन्होंने इस बेसिस पे कि एंटायर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स, जो हम पिछली बार डिस्कस करें हैं, दैट इनडिफरेंस, वांट्स नथिंग, वो वाली काइंड ऑफ स्टेट जो बच्चे में मिली, तो उस तरीके से उन्होंने देखा कि देखते हैं क्या होता है। उनको लगता था कि एक तरीके से वन साइडेड डिजीज है, तो ये मेरे बाकी के सिम्टम अराउज करेगा और फिर मैं नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगी। पर वो यहां पर लिखती हैं, टू माय सरप्राइज इट क्लियर्ड अप हर एस्थमा एंटायरली, although I had only expected it to bring out symptoms to indicate more clearly her correct remedy। उन्होंने ये सोचा था कि इस बेसिस पे तो मैं वन साइडेड की तरह दे रही हूं, तो ये बाकी सिम्टम निकालेगा, तो मैं एक टोटलिटी बना के प्रिस्क्राइब करूंगी। पर टू हर सरप्राइज वो फॉस्फोरिक एसिड 10 mg ने अस्थमा अपने आप में जड़ से हटा दिया। और फिर उन्होंने फॉलोअप्स भी लिए, तो द पेशेंट, द चाइल्ड वाज फाइन। तो ये आपको दर्शाता है
its importance in this indifferent state. अब अगर आपको इंडिफरेंस के बारे में, ये मैं आपको यहां पर एक सजेशन दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ना है तो डॉक्टर कैथरीन कोल्टर की किताब आती है 3 वॉल्यूम की, आजकल वो पीडीएफ में अवेलेबल है, वैसे वो किताब काफी महंगी है, अराउंड 10,000 का सेट है वो। उनकी किताब में एक चैप्टर है स्पेसिफिकली इंडिफरेंस को लेके, और उसमें उन्होंने अलग अलग रेमेडीज का इंडिफरेंस को डिफरेंशिएट किया है आपस में। और आप यहां पर देखेंगे कि उस चार्ट एंड में उन्होंने एक चार्ट फॉर्मेशन दिया है कि जेन्युइन इंडिफरेंस किसमें, और एक तरीके का मास्किंग इंडिफरेंस, कि एक्चुअल पर्सनालिटी इज नॉट दैट ऑफ इंडिफरेंस, बट दुनिया को दिखाने के लिए वो इस तरीके से बिहेव कर रही है या बिहेव कर रहा है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड उन्होंने प्रोमिनेंट रेमेडी पाई है जो कि जेन्युइन में भी आती है और मास्क्ड में भी आती है, एंड मोर टुवर्ड्स जेन्युइन। अगर उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इट इज मोर टुवर्ड्स जेन्युइन, कार्बोवेज इज मोर टुवर्ड्स जेन्युइन, नाट्रम्योर इज मोर टुवर्ड्स अ मास्क्ड इंडिफरेंस, नॉट अ जेन्युइन इंडिफरेंस। सीपिया में भी दोनों चीजें होती हैं। तो इस चैप्टर को आप रेफर कर सकते हो अपनी इंडिफरेंस की डिफरेंशियल टोटलिटी बनाने के लिए एक तरीके से। अब हम आगे आते हैं, जो मैंने बात करी कि डिप्रेसिव स्टेट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं किसी भी पेशेंट में, तो डिप्रेशन जनरली 2 टाइप का होता है, एक काइंड ऑफ एन एक्टिव डिप्रेशन और एक काइंड ऑफ एन पैसिव डिप्रेशन। और जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है ना, उसमें वो पैसिव डिप्रेशन ज्यादा मिलेगा आपको। अब आप पूछेंगे कि ये एक्टिव और पैसिव डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ। पहले हम समझते हैं कि ये डिप्रेशन में कितनी इंपॉर्टेंस है इस कोट से डॉक्टर एम एल टाइलर के, those for whom life civilization has been too strenuous and its burden and disappointments have proved the breaking strain। ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, उसके बर्डन्स, उसके काम उस पे भारी पड़ चुके हैं, और वही कारण है कि आज वो ब्रेक डाउन हो गई है पर्सनैलिटी, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया उस पर्सनैलिटी का, एंड ही हैज डिसेंडेड और शी हैज डिसेंडेड इनटू डिप्रेशन। अब हम जो बात कर रहे थे कि ड्रग्स 2 तरीके की होती हैं, एक कुछ एक्सेलरेट करने वाली, एक्टिवेट करने वाली, एक कुछ डिप्रेस करने वाली क्वालिटी अपने अंदर रखती हैं। उस डिप्रेशन में 2 तरीके के डिप्रेशन होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। अगर आप इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ये जो एक्टिव डिप्रेशन हम बोल रहे हैं, वो एक्टिव डिप्रेशन ऐसा होगा कि वो स्टेट, वो एक बैकग्राउंड में मेरे डिप्रेशन चल रहा है और उसकी वजह से मैं कुछ कर बैठूं, जैसे कि औरम में आपको मिलता है, ड्राइव्स द विक्टिम टुवर्ड्स सुसाइड। पर यहां पर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो वो एक पैसिव काइंड ऑफ डिप्रेशन है। यहां टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इनडिफरेंस, जो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये सुसाइड नहीं करेगा, ये अपने आप में एक न्यूट्रल स्टैंस ले लेगा और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई इमोशन उसको हर्ट नहीं करेगा, कोई फीलिंग नहीं होगी उसको किसी भी चीज की। यहां वो ऑरम से कॉन्ट्रास्ट में होती है, ऑल्दो ऑरम एंड फॉस्फोरिक एसिड आर रिलेटेड वेरी मच। दूसरी बात आते हैं, हमने कल पढ़ा था केयर से दिक्कत होना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। ऐसे ही एक एलिमेंट्स आता है फ्रॉम नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग समझेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रेमेडीज बहुत पैरेलल आती हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक चाइना। हमने चाइना फॉस्फोरिक एसिड का डिफरेंशिएशन पहले भी पढ़ा है, और इन दोनों में ही आपको ये कॉमन ट्रेट मिलेगा ऑफ एपैथेटिक, indifferent or taciturn. This is the common trait in both of them. Then how will you differentiate it? Difference कल भी मैंने ये आपको बताया था और आज भी मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हैमरेज, लैक्टेशन, सपुरेशन, अलग अलग जगहों से लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स मिलेगा, दैट इज मोर प्रोमिनेंट, और एक पूरी सोमैटिक हेल्थ पे उसको अफेक्ट करेगा, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे, नॉट इन अ पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्शन, then it is more towards China. And if it is affecting only towards the nervous system, it is having a nerve strain in itself, then it is more towards phosphoric acid. यहां पर लिखती भी हैं डॉक्टर एम एल टाइलर, one has often prescribed China when phosphoric acid would have been the better prescription with its breaking down from specially nerve strain. कई बार इस कॉमनैलिटी को लेके और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की हिस्ट्री को लेके हम चाइना दे देते हैं, पर आप वहां पर फॉस्फोरिक एसिड सोचिए अगर ये नर्व स्ट्रेन मिले।
ये थोड़ा डिफरेंशियल स्टडी के चार्ट से ही, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में आपको सेंड भी कर दूंगा। अब हम बात आते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ पे। बहुत ही कॉमन रूब्रिक है, बहुत सारी दवाइयां हैं। मेजर दवाइयां हैं, इग्निशिया हो गई, फॉस्फोरिक एसिड तो हमारी है ही है, नाट्रम्योर भी हो गया, हम नाट्रम्योर का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे। अब जो इग्नेशिया से इसका इतना पैरेलल किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ ऑफ इग्नेशिया इज वेरी कॉमन टू द लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मेंटल इमोशन की वजह से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन फॉस्फोरिक एसिड। पर आप ये समझिए कि हमने जो इंडिफरेंस की बात करी है ना, जो जीनियस की बात करी है, वो ही सब दवाइयों से इसको अलग कर रहा है। इग्निशिया में आपको सेंसिटिविटी मिलेगी, इजिली एक्साइटेड नेचर मिलेगा, और इसी के एकदम कॉन्ट्रास्ट में सोचिए, कोई बंदा अगर इन डिफरेंट स्टेट में है, कैन ही बी और शी बी इजिली एक्साइटेड? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो इजिली एक्साइटेड नहीं होगा, रैपिड चेंज ऑफ मूड नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कोई चीज अफेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। उसके इमोशंस तो एक डल स्टेट में बैठ चुके हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। इग्निशिया के इमोशंस बैठते नहीं है, वो रैपिड चेंज होते हैं, वो सेंसिटिव है, वो इजीली एक्साइटेड स्टेट में रहती है। एंड दिस इज द डिफरेंस यू विल गेट व्हेन यू आर गेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ इन द बैकग्राउंड। अब हम आते हैं एलिमेंट फ्रॉम शैग्रिन में। अभी हमने शुरुआत में स्टैफ से डिफरेंशिएट किया था, एक फिर कॉमनैलिटी का पॉइंट आ गया और एक फिर कॉमनैलिटी का ट्रेट आ गया। क्या? कि शैग्रिन से दिक्कत बहुत दवाइयों को है, प्रोमिनेंट दवाई सोचेंगे तो स्टैफ है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब कॉमन स्टेट क्या है? स्टैफ भी इंडिफरेंट है, स्टैफ भी एपैथेटिक है, लो स्पिरिटेड है। देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैफ एंड फॉस्फोरिक एसिड? आपको याद होगा जब हम स्टैफ पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था, अगर स्टैफ के साथ कोई ऐसी शैग्रिन, एक इंसल्ट की ये चीज, एक इंसिडेंट होता है, तो वो वहां पर कुछ कहता नहीं है, जस्ट लाइक फॉस्फोरिक एसिड। पर जब वो घर आता है ना, तो आप केंट का वो पैराग्राफ याद करिए, ट्रेम्बलिंग होने लगती है और बाकी रेस्पिरेशन में दिक्कत होने लगती है, एक इंटेंस काइंड ऑफ स्टेट होता है। और यही इंटेंसिटी डिफरेंशिएट करती है स्टैफ को फॉस्फोरिक एसिड से। He has to control himself. He goes all to pieces, trembling from head, heart to foot, loses his voice, his ability to work, etc. Not that intense and energetic in his suffering. Phosphoric acid आएगा अपनी, अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ उसके बाद से वही इंडिफरेंट एपैथी की स्टेट में, एकदम चुपचाप, दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोना पकड़ के बैठ गया। वो ये तिलमिलाएगा नहीं जो तिलमिलाहट इस स्टैफिस ग्रिया में आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर शैग्रिन के इंसिडेंट के बाद। ये डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें एक है, सुपरफिशियल रिएक्शन एक, आप एपैथेटिक इंडिफरेंट लोग हैं। अब इनर डिफरेंसेस, जो फाइनल लाइन है ना, वो जानना जरूरी है कि व्हेन यू विल प्रिस्क्राइब स्टैफ एंड व्हेन यू विल प्रिस्क्राइब फॉस्फोरिक एसिड। यहीं पर अगर आप एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव लेते हो, अगेन नाट्रम्योर, हायोसाइमस, फॉस्फोरिक एसिड, इग्निशिया, कैलकेरिया फॉस, बहुत सारी दवाइयां हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? हायोसाइमस में उस डिसअपॉइंटेड लव के साथ एक पैरेलल में जेलिसी की स्टेट बहुत मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी का कोई रिलेशन किसी के साथ रहा है और अब वो किसी और के साथ है, या फिर उस दौरान जब वो रिलेशनशिप था उसमें आप इंक्वायर करोगे, तो जो हायोसाइमस पर्सनालिटी है वो बहुत जेलस पर्सनालिटी आपको दिखेगा, मेंटली बहुत इंटेंस रहेगा। फॉस्फोरिक एसिड कैसा है? वही कॉमन स्ट्रेन, डल एपैथेटिक, मतलब नहीं। इमैसिएटेड होता है नाट्रम्योर, एकदम फॉस्फोरिक एसिड जैसे, दिखने में सेम लगेगा, पर कॉन्सोलेशन, एग्रेवेशन मिलेगा, पैशनेट इंटेंस वीपिंग मिलेगी उस डिसअपॉइंटेड लव को लेके। नाट्रम्योर को क्या कहा जाता है? कि अपने दुख को संजो के रखता है, अपने ग्रीफ को संभाल के रखता है। नर्चरिंग द ग्रीफ कहते हैं डॉक्टर राशिद अख्तर हमारे गुरु, कि नर्चर्स हिज ग्रीफ, उसको पालता है, पोसता है, अपने साथ रखता है एंड तक। फॉस्फोरिक एसिड इसको इतना इंटेंसिटी में पाल पोस के बढ़ाता नहीं है, वो उससे इफेक्ट होके बस अपना साइड हो जाता है, एक डल एपैथेटिक स्टेट में चला जाता है। अब एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 एसिड ऐसी हैं जो आपस में बहुत सिमिलैरिटी रखती हैं। वन इज म्यूरेटिक एसिड, द अदर इज फॉस्फोरिक एसिड, और एक और है पिक्रिक एसिड। अब
अगर आप डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस की मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो वो कहते हैं तीनों में ही एक कॉमन कीनोट है, एंड दैट इज ऑफ पैरालिसिस। पर फर्क क्या है उस पैरालिसिस के कीनोट में, वो यहां पर मैंने को दर्शाया है। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड कॉन्ट्रास्ट है म्यूरेटिक एसिड से। पिछली बार भी मैंने इसको बताया था शायद, कि फॉस्फोरिक एसिड में पहले मेंटल सिम्टम्स डेवलप होंगे और रेमेडी रन्स फ्रॉम द मेंटल टू द फिजिकल, साइकी टू सोमा, बट फ्रॉम ब्रेन टू द मसल में रिमेन स्ट्रॉन्ग आफ्टर द माइंड हैज गिवन आउट। जब उसका माइंड एकदम पूरी तरीके से खत्म, एकदम पूरी तरीके से एक तरीके से इंडल्ज हो जाएगा उस पैथोलॉजी में, फिर भी उसकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, काम फिजिकली कर पाएगा। यहीं पर एकदम पोलर ऑपोजिट होता है हमारा म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड में पहले फिजिकलिटी डिस्ट्रॉय होती है, सोमा डिस्ट्रॉय होता है। फ्रॉम सोमा टू साइकी इज म्यूरेटिक एसिड, फ्रॉम साइकी टू सोमा इज फॉस्फोरिक एसिड। In muriatic acid, the muscular prostration comes first, and the mind seems clear until long after the muscles are prostrated. Just the opposite state. और यहीं पर मैंने पिक्रिक एसिड का मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। पिक्रिक एसिड की भी मेंटालिटी पे पहले इफेक्ट करेगा, पर उसमें एक फाइनल डिफरेंशिएशन ये होता है कि पिक्रिक एसिड इज मोर ऑन मेंटल स्ट्रेन एंड फॉस्फोरिक एसिड इज मोर ऑन इमोशनल स्ट्रेन। अगर आप डीपली साइकोलॉजी समझते हो या फिर आपने कभी बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि मेंटालिटी और इमोशंस का एक अलग ब्रांच है, एक अलग तरीके से परसीव किया जाता है दोनों चीजों को। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा। इमोशन जहां ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, दैट इज मोर टुवर्ड्स फॉस्फोरिक एसिड। जहां मेंटल स्ट्रेन, एक तरीके का काम करना, ये करना वो करना ज्यादा इन्वॉल्व होगा ना, दैट इज मोर टुवर्ड्स पिक्रिक एसिड। तीनों में ही वीकनेस डेबिलिटी है, तीनों में ही कॉमन पैरालिसिस कीनोट है, पर ये फाइनल डिफरेंशिएशन है। और फिर आप थर्मल से भी कर सकते हो, ऑल्दो थर्मल इज नॉट अ गुड वे टू डिफरेंशिएट व्हेन इट कम्स टू प्रिस्क्राइबिंग, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट आल्सो। वन इज चिली, वन इज हॉट। अब आते हैं हम बच्चों पे, और उसके जब हम फॉस्फोरिक एसिड के चाइल्ड की बात करते हैं ना, तो एक बहुत प्रोमिनेंट चीज होती है जो कि कैल्केरिया कार्प के एक सिम्टम से बहुत कॉन्ट्रास्ट में मिलती है। कोई आप में से जानता है वो चीज क्या होती है फॉस्फोरिक एसिड में? इट इज लाइक जैसे म्यूरेटिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का मैंने बताया ना, ये वैसा ही कॉन्ट्रास्ट है, पर ये सिमिलर भी है किसी मायने में। कोई ऐसा सिम्टम बच्चों में बता सकता है जो कि कैल्केरिया कार्प से बहुत मैच करता है? एक और हिंट देता हूं, इट इज रिलेटेड टू जीआईटी सिस्टम। आप कोई सोच सकता है? और एक ऑड सिम्टम सोचो, एक ऐसा सिम्टम सोचो जो तुम्हें लगेगा ये कैसा स्ट्रेंज सा सिम्टम है, ये कैसे मिल सकता है? एक एमएल टाइलर, डॉक्टर एमएल टाइलर सिम्टम्स को क्यूएर वाले होते हैं ना, पेक्यूलियर, आपका स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यूएर एक होता है, उस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी में इसको ऑड सिम्टम्स को डालती थी डॉक्टर एमएल टाइलर। आपको याद होगा, आप जब कैल्केरिया कार्प पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि वेल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, जब कॉन्स्टिपेशन है तो बेहतर फील कर रहा है। ये एक स्ट्रेन चीज नहीं है, 5-5 6-6 दिन से स्टूल नहीं गया है, पर आई एम फीलिंग वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से उसको। यही इसी कॉन्ट्रास्ट में आपको फॉस्फोरिक एसिड में मिलता है। वेल व्हेन ही इज हैविंग और शी इज हैविंग डायरिया, डायरिया हो रहा है, एक्सेसिव स्टूल हो रहा है, प्रोफ्यूज स्टूल हो रहा है, पर बच्चा एकदम मस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक कैल्केरिया को आपको कॉन्स्टिपेशन से कोई दिक्कत नहीं है विद ऑल द। अब आप एक और इसका क्यों ये स्ट्रेंज है, क्योंकि एसिड्स अपने आप में एक वीक स्टेट रखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का कीनोट ही है वीक एंड डेबिलिटेटेड, तो फिर उस वीकनेस के साथ जब डायरिया होगा तो आपको तो और वीक होना चाहिए ना, आपको तो और संक कर जाना चाहिए नीचे। पर जहां डायरिया होगा वहां वो बेहतर फील करेगा, और जहां डायरिया रुक गया वहां वो वर्स फील करना चालू कर देता है फॉस्फोरिक एसिड। जस्ट लाइक कैल्केरिया कार्प, जहां कॉन्स्टिपेशन के बाद उसके स्टूल चालू हो गए, वर्स फील करने लगता है कैल्केरिया कार्प चाइल्ड। सेम एज कैल्केरिया कार्प फील्स बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, फील बेटर इन डायरिया। अब इसको बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर टाइलर ने बताया हुआ है, और इस स्टेट को देखो, यहाँ जो बच्चा बैठा है
और वो एक इंस्टेंस बता रही हैं केस से कि चाइल्ड विद कोपियस वाटरी स्टूल इन समर, सो कोपियस, कोपियस मतलब प्रोफ्यूज, एक्सेसिव, दैट द नैपकिन सीम्स टू नो यूज। अब नैपकिन वो लोग यूज करते हैं, हम लोग तो पानी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। द स्टूल रन्स ऑल ओवर द मदर्स ड्रेस एंड फॉर्म्स ग्रेट पडल्स ऑन द फ्लोर। आप समझ रहे हो कितना प्रोफ्यूज सिक्रीशन ऑफ स्टूल हो रहा है, कितना ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है डायरिया। पर the stool is often odorless, thin and watery, and the little one smiles as if there is nothing the matter. इसी बच्चे की तरह हंसे पड़ा है, आराम से बैठा एंजॉय कर रहा है, कुछ तो नहीं हुआ। और क्या बोल रही हैं, पडल्स बन चुके हैं फ्लोर पे, इतना स्टूल आ रहा है, मदर की ड्रेस खराब हो गई है, बच्चा आराम से हंस रहा है। एंड द कॉन्ट्रास्ट इज कैलकेरिया का। इन रिगार्ड टू, अब एक और चीज आती है बच्चों में, हम जो पढ़ते हैं कि स्टडी या यूथ में हम पढ़ते हैं कि पढ़ाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी, स्कूल, होमवर्क, आजकल तो जितना था उससे डबल ट्रिपल हो चुका है। इन रिगार्ड टू हार्ड स्टडी, while it is the true it is the truth होगा यहाँ पर that the youth is the time to get education, it is also true that it is the time when too great a strain in that direction may wreck and forever incapacitate a mind. डॉक्टर नैश कहते हैं कि ये सच्चाई है कि ये जो एज है वो पढ़ाई की है, पर कभी कभार जब ये पढ़ाई का स्ट्रेन बहुत ओवरवेल्म कर देता है ना, तो ये आपके माइंड को एकदम नंब बना देता है, इनकैपेसिटेट करता है कि अब आप कुछ भी कर पाओ। और जैसे कि आपको मैंने पिछली बार बताया था कि फॉरगेटफुलनेस इज अ वेरी ग्रेट सिम्टम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो ओवर स्टडी से भी मैंने एलिमेंट्स बताया था, ये ओवर स्टडी, इसके बाद ये जो इस तरीके का फॉरगेटफुलनेस का नेचर आ रहा है, हमारे इंटेलेक्ट पे इफेक्ट आ रहा है, तब आप फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छी दवाई है वहां पर। फॉस्फोरिक एसिड properly exhibited may be of incalculable benefit in such cases. तो यहां पर जहां पर आप ओवर स्टडी का एक्सर्शन ये सब यूथ में देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं, साथ में आपको दिख रहा है कि डायरिया डज नॉट अफेक्ट हर, एक्चुअली मेक्स हर फील गुड। साथ में आप देख रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था, ग्रोज टू रैपिडली। अच्छा, ये एक और कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर कैलकेरिया कार्ब से, अगर आप समझोगे तो कैलकेरिया कार्ब में फैट वाली चीज ज्यादा है और कि ग्रो करेगा फैट, मतलब एक तरीके से चबी टाइप का ग्रो करेगा। यहां पर आप कॉन्ट्रास्ट में आओगे तो ये जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये टॉल ग्रो करेगा, ऊपर चलता चला जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिलेड माइलस्टोन होते हैं कैलकेरिया में, तो ये ग्रोथ की बात कैसे हो रही है, तो आप ये कॉन्ट्रास्ट में पाएंगे कि ग्रोथ भी कैलकेरिया कार्ब में मिलती है, रैपिड ग्रोइंग भी कैलकेरिया कार्ब होता है, कैलकेरिया फॉस होता है। तो जहां पर वो ग्रो कर रहा है इन ब्रेथ, यहां पर वो ग्रो करेगा इन लेंथ, फॉस्फोरिक एसिड। ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर मिलता है। अब एक चीज पे मैं आता हूं, अगर आप लोग ने डॉक्टर बोगर की साइनॉप्टिक कीनोट पढ़ी होगी, वो किताब पढ़ी होगी, और रिसेंटली डॉक्टर राशिद ने एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे उसके रिगार्डिंग, अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो आप देखिएगा, और उसमें आपको समझ में आएगा कि ये छोटी सी बुक कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी प्रिस्क्राइबिंग में और समझने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो राशि सर की क्लास भी करते हैं, तो उन्होंने ये उनसे सुना होगा कि फर्स्ट लाइन लिखो अलग से, फर्स्ट सेंटेंस लिखो अलग से। अब मैं आपको उसी का एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि हाउ द फर्स्ट लाइन और फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रेमेडी इन बोगर्स साइनॉप्टिक कीनोट इज हैविंग द एसेंस ऑफ दैट रेमेडी। अब बोगर साइनॉप्टिक कीनोट जब आप खोलोगे फॉस्फोरिक एसिड में, तो पहला सेंटेंस या पहली लाइन क्या है, वीक और डेबिलिटेटेड विद फ्री सिक्रीशंस। ये उसका एसेंस बताया है डॉक्टर बोगर ने कि वीक है, डेबिलिटेटेड है विद फ्री सिक्रीशन। अब आप सोचोगे ये कैसे उसकी टोटलिटी में मिलेगा हमको। अब मैं ये आपको अलग अलग मटीरिया से दिखाऊंगा, और अगर यहीं पर आप ई फेरेंटन की मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो वो भी इस चीज को कॉन्ट्रास्ट में लिखते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस वीकनेस और डेबिलिटी, समटाइम इट कॉजेस अ ट्रांजिएंट एक्साइटमेंट, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग इज द डेबिलिटी which is characterized by again indifference, apathy, torpidity of the mind and body, complete sensorial depression। तो यहां पर मेन कैरेक्टरिस्टिक वो भी डेबिलिटी ही बोल रहे हैं। अब आप एक बार एलन कीनोट्स अगर सामने हो तो उसको खोलिए,
आप एल्मी कीनोट्स में मेल जेनाइटो यूरिनरी के सिम्टम्स देखिए, फीमेल के देखिए, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखिए, यूरिनरी देखिए। ये 4 मेन स्पीयर ऑफ एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है। आप इसमें एक चीज देखिए कि 2 बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रेन मिलेंगे, क्या? वीक एंड डेबिलिटेटेड इन द बैकग्राउंड, और जो फ्री सिक्रीशंस की डॉक्टर बोगर बात कर रहे हैं, अगर डिस्चार्ज होगा तो बहुत ज्यादा होगा। यूरिन होगी तो आप देखिएगा अपनी अलग अलग मटीरियल में जाके, पॉलीयूरिया डायबिटीज में इसीलिए यूज होती है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन एट नाइट, फ्री सिक्रीशन। डायरिया कितना हो रहा है, पीछे हमने पढ़ा बच्चे में, पडल्स बन जा रहे हैं, फ्री सिक्रीशन। वॉमिटिंग होगी, फ्री सिक्रीशन। अगर आप फीमेल जेनाइटो यूरिनरी पे आएंगे तो मेंसेस प्रोफ्यूज होते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या दिखा रहा है? ये इसका दिखा रहा है कि फ्री सिक्रीशंस जो हैं, ये सिर्फ एक सिक्रीशन की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ ओनानिज्म से रिलेटेड है, सेक्सुअल उससे रिलेटेड है, इट इज इन द टोटैलिटी। तो कभी अगर एक सिम्टम मिलने पे कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसका बेसलाइन है वो, उसका एसेंस है वो, और यही टोटैलिटी आपको पूरी रेमेडी में रन करते दिखेगी कि डेबिलिटी वीकनेस जो भी कंप्लीट है उसके साथ डेबिलिटी और वीकनेस मिल रही है और फ्री सिक्रीशंस मिल रहे हैं। चेस्ट कंप्लेंट्स होगी, कफ होगा तो नाक से भी बह रहा है, हर जगह के सिक्रीशंस फ्री हैं, ओपन है। आपको याद होगा कि वहां पर सर ने पढ़ाते हुए यह भी बताया था कि अगर आपको बोगर को अच्छे से समझना है तो आप फाटक मटीरिया मेडिका को पढ़िए, और आप फाटक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सेम लाइन में जैसे बोगर लिखते थे वैसे ही फाटक लिखते हैं। और अगर आप फाटक सर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ही वॉज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ डॉक्टर बोगर। और यहीं पर वो कैसे कॉन्ट्रास्ट में आती है, अगर आप किसी के पास फाटक हो तो उसको एक बार खोल के पढ़िए, उसमें लिखा है वीक और डेबिलिटी, सेम लाइन लिखी है, पर इसके आगे ब्रैकेट में या डायरेक्ट उन्होंने करके लिख दिया है कि कौन कौन से सिक्रीशन वो फ्री होंगे। तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि जब फ्री सिक्रीशन की डॉक्टर बोगर बात कर रहे हैं तो वो इन चीजों पे दिखा रहे हैं आपको, आपका यूरिन दिखा रहे हैं, स्टूल दिखा रहे हैं, आपका डिस्चार्जेस दिखा रहे हैं, आपका स्वेट, एक्सेसिव कोपियस स्वेट होता है फॉस्फोरिक एसिड का, स्पेशली एट नाइट। क्या है ये सारे सारे सिक्रीशंस हैं, एंड ऑल सिक्रीशंस आर फ्री। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में किताबों को पढ़िए तो ज्यादा टोटैलिटी बनेगी दिमाग में। अब 4 मेजर जो एक्शन है हम उस पर कुछ प्रोमिनेंट सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कल भी कि ओनानिज्म, सेक्सुअल एक्सेस, इसकी वजह से इंपोर्टेंस आगे जाके मिलता है, ये प्रोमिनेंट चीजें हैं। अब उसमें की नोट्स क्या मिलेंगे? लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड बाय एमिशन पढ़ चुके हैं। एट फर्स्ट द सेक्सुअल ऑर्गन्स, अच्छा ये थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको थोड़ा मैच्योर माइंडसेट से समझिएगा, जब भी आप किसी सेक्सुअल कंप्लेंट की केस टेकिंग करते हैं तो उस केस टेकिंग में आपको इंट्रिकेट डिटेल्स मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मेल का सेक्सुअल कंप्लेंट का केस टेकिंग कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि वो सीधे आके बोलेगा कि आई हैव इम्पोर्टेंस और आई हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो सीधे बोलते हैं आजकल लोग आके, क्योंकि वो गूगल यूट्यूब इन पर सर्च करके आते हैं, टर्मिनोलॉजीज जान जाते हैं और आपसे बोलते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं लिख लोगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप प्रोसेस को पढ़ो थोड़ा, इसको समझिए। यहां पर जो स्टेप बाय स्टेप ये मैंने लिखा है, एट फर्स्ट द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर ओवर एक्साइटेड, दिस इज फॉलोड बाय वीकनेस एंड इंपोर्टेंस, साइट ऑफ अपोजिट सेक्स ब्रिंग्स ऑन फीबल इरेक्शन, जो इरेक्शन होगा बहुत ही फीबल काइंड ऑफ होगा, और अगर किसी को देख भी लेगा तो ये फीबल इरेक्शन आना चालू हो जाएंगे। दैट इज द इंडल्जेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन दिस सेक्सुअलिटी। फिर but when the introduction of penis take place it becomes flaccid and an involuntary flow of semen। शुरुआत में जो फीबल इरेक्शन आया था, जब वो कोशिश करेगा क्वेश्चन की, उस दौरान वो जो इरेक्शन उसका फीबल आया है वो कोलैप्स कर जाएगा, पेनिस फ्लैसिड हो जाएगी, और इनवॉलंटरी फ्लो, वो चाह के भी नहीं रोक पाएगा और फ्लो ऑफ सीमेन हो जाएगा। इस तरीके से आप इंक्वायर करो। ये सेम कॉन्ट्रास्ट में आपको नक्स वोमिका में भी मिलेगा, लाइकोपोडियम में भी मिलेगा, पर छोटी छोटी डिटेल्स में कुछ फर्क होंगे। इफ ही कैन परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट ही फील्स टायर्ड, अगर वो क्वेश्चन कर पा रहा है, सेक्स कर पा रहा है, तो उसके बाद एक एक्सट्रीम डेबिलिटी और वीकनेस प्रोफाउंड मिलेगी आपको, और ये कॉन्ट्रास्ट में फीमेल्स में भी मिलती है। प्रोस्ट्रेशन आफ्टर क्वेश्चन एक्साइटेड टू इजीली फॉलोड बाय प्रोस्ट्रेशन।
ये प्रोस्ट्रेशन, ये वीकनेस, ये डेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं डॉक्टर बोगर की नजरों से कि ये कॉन्ट्रास्ट सॉरी ये कीनोट है, ये मिलेगा ही मिलेगा। All sort of excesses in venery and masturbation parts shrivel, copious and offensive sweat around the male। अब देखो फ्री सिक्रीशन को याद करो और पढ़ो, copious and offensive sweat around the male genital organs एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट में आप समझ सकते हैं। कोई बताएगा कौन सी? थूजा। करेक्ट। थूजा में ये अराउंड द मेल जेनिटल ऑर्गन्स जो कोपियस स्वेटिंग है ना, डॉक्टर एल एम खान सर वो बोलते हैं कि ये 7 प्रकार की अलग अलग प्रकार की स्वेटिंग मिलती है थूजा में, जस्ट अराउंड द मेल जेनिटल ऑर्गन्स, एंड ही हैज प्रिस्क्राइब्ड n नंबर ऑफ टाइम्स एंड गेट वंडरफुल रिजल्ट्स फ्रॉम इट। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है इस पर्टिकुलर सिम्टोमेटोलॉजी को समझने की भी। अब हम आते हैं फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पे। यहां पर आपको ये तो कॉमन मिला, दूसरी चीज क्या मिली? ओवरीज कंजेस्टेड, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस मिलेगा, कंजेशन काइंड ऑफ स्टेट मिलेगा, ल्यूकोरिया, फ्लो इरेगुलरली, अ लिटिल एक्साइटमेंट और एक्सर्शन ब्रिंग्स ऑन द फ्लो। थोड़ा सा भी कुछ एक्साइटमेंट हुआ, थोड़ा सा भी कुछ एक्सर्शन उसने किया, तुरंत फ्लो वापस आ जाएगा ल्यूकोरिया वाला। मेंसेस सप्रेस्ड, पेशेंट स्टूपिड एंड इरिटेबल, हैवी, अवर्स टू आंसरिंग क्वेश्चन, बहुत कॉमन सिम्टम है इसलिए मैंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, अच्छा हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जब आप फॉस्फोरिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये कंकॉमिटेंट टाइप का सिम्टम मिलता है कई चीजों के साथ कि इनवॉलेंटरी यूरिनेशन इन बेड व्हेन लाफिंग, वॉकिंग, कफिंग और एनी सडन शॉक, स्पिंस्टर्स रिलैक्स्ड। खांसेगा तो खांसने के साथ आप किसी, खासकर ओल्ड एज में आप इंक्वायर करोगे किसी लेडी का, खांसते हुए सीधे निकल जाना पेशाब का, यूरिन का, तो आप वहां पर सोच सकते हो। क्या आप और बता सकते हैं और किस दवाई में ये बहुत प्रोमिनेंट है जो कि काफी कॉन्ट्रास्ट में आती है फास्फोरिक एसिड के साथ? नाइट्राम्यूर सर। नाट्रिम्यूर से ज्यादा ये प्रोमिनेंट होगी पल्सटिला में। पल्सटिला और आप कार्बो वेज या कार्बो एनिमलिस, आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन देम। कार्बो आप बोरिक पढ़ेंगे, पल्सटिला पढ़िएगा बोरिक में पल्सटिला में जाके आप यूरिनरी ऑर्गन पढ़िएगा, वहां पर आपको कार्बोवेज और फास्फोरिक एसिड, पल्सटिला में ये लिखा हुआ है इटैलिक्स में, और उसके ब्रैकेट में आपको कार्बोवेज और आई गेस फास्फोरिक एसिड मिलेगा। तो ये 3 दवाइयां इस पर्टिकुलर सिम्टम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। चल रहा है या कुछ अचानक से किसी ने कुछ चिल्लाया तो यूरिन छूट गई, ये मिलता है पेशेंट्स में, तो इसको इंक्वायर करिएगा। ये जो मैंने आपको एंटीसाइकोटिक प्रीपोंडरेंस का सिम्टम बताया था, ग्रोथ अबाउट जेनिटल्स, कॉन्डाइलोमा, पेल, सेंसिटिव, फ्लैट, फ्लैबी बट इजीली कंजेस्टेड एंड ब्लीड। कंजेशन इज अ कॉमन ट्रेट इन फीमेल जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स। अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को बच्चे में हमने ज्यादा कवर कर लिया है, इसलिए हम यहाँ कुछ ही सिम्टम्स आपको बताएंगे जो कि कॉमनैलिटी रखते हैं, जो कि प्रोमिनेंट है, जिसपे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कि एक तो ये अब्डोमेन जो होगा वो टिम्पैनेटिक होगा और ग्रेट सेंसिटिवनेस होगी। और यहां पर मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम इसलिए भी कम बताए हैं क्योंकि बाद में टाइफॉइड स्टेट मैंने जो बताई है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम बहुत उभर के बाहर आते हैं। अपने आप में शायद उतना ना मिले, पर वो टाइफॉइड की स्टेट में आपको बहुत मिलेगा। मशी और वाटरी डायरिया, व्हाइटिश, अच्छा ये व्हाइटिश यूरिन भी व्हाइटिश, डायरिया भी व्हाइटिश, ये भी एक कॉमन ट्रेट है फॉस्फोरिक एसिड का। और एक काइंड ऑफ टर्बिडिटी मिलेगी यूरिन में आपको, एक काइंड ऑफ, जो बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए अगर यूरिन को छोड़ दोगे तो उसके फॉस्फेट्स जो होते हैं ना वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे, ये चीजें मिलेंगी आपको यूरिन में खासकर। copious gushing watery discharge from bowels, he does not get weak from it, involuntary stool in bed during typhoid। अब यहां पर हम यूरिन के बारे में बात करेंगे, जो हमने पहले बोला, पॉलीयूरिया और कोपियस यूरिनेशन, फ्री सिक्रीशंस। Urine in this stage looks milky after it has stood for a while, or the last part looks milky. Dribbling of urine, little flecks of white in urine of young men, gonorrhea और spermatorrhea में। ये सारी चीजें आपको किडनी डिजीज रिलेटेड सिम्टोमेटोलॉजी में मिले, बैकग्राउंड में एलिमेंट मिले, अभी इंडिफरेंस मिले,
तो इट इज अ वंडरफुल रेमेडी इन सीकेडी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो। अब इसके लास्ट पार्ट पे हम आते हैं और एक प्रोमिनेंट पार्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं कि टाइफाइड फीवर में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको याद होगा, हमने शुरुआत में एक स्टेट बताई थी डॉक्टर ईबी नैश की किताब से, जो कैरेक्टरिस्टिक वो बोलते हैं कि डिलीरियम कैसा होगा, एकदम यूं पड़ा हुआ है, और जब आपने उससे इंक्वायर करा, कुछ बोला हिला के कि हाँ बताओ क्या हुआ, तो उठ के आंसर कर देगा और फिर एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस काइंड ऑफ स्टेट, इस काइंड ऑफ टाइफाइड फीवर में आपको स्टेट मिलती है तो आप फॉस्फोरिक एसिड सोच सकते हो। और साथ में ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स क्या मिलेंगे? पॉइंटेड नोज, डार्क ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज। वैसे कैसा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, लुक्स में अच्छा है, दिखता अच्छा है, पर जब ये बीमारी आ गई तो डार्क ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज। अब एक सिम्टम इसमें होता है एपिस्टैक्सिस का, जो कि इसको रक्सटॉक्स के टाइफाइड फीवर और फॉस्फोरिक एसिड के टाइफाइड फीवर में कॉन्ट्रास्ट में मिलता है। क्या कि मे सफर फ्रॉम नोज ब्लीड इन अर्ली स्टेजेस विदाउट एनी डिफरेंस इन द सिम्टम। अब यही इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। रक्सटॉक्स में भी शुरुआती फेज में टाइफाइड फीवर के एपिस्टैक्सिस मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड में भी शुरुआती स्टेज में टाइफाइड फीवर के एपिस्टैक्सिस मिलता है। फर्क क्या है? एक के उस डिस्चार्ज से आराम हो जाता है, एक के उस डिस्चार्ज से आराम नहीं होता है। These acts as a differentiating factor with Rux-Tox, that is, it also has the epistaxis in beginning stage, but the symptoms are relieved by it. Rux-Tox के epistaxis के उसके और symptoms relieved होंगे, phosphoric acid के epistaxis के उसके symptoms relieved नहीं होंगे, आराम नहीं मिलेगा। Phosphoric acid, अच्छा अब ये समझिए कि मैंने बोला था कि abdominal symptoms क्यों प्रीपोंडरेंस रखते हैं। Phosphoric acid from the irritation of Peyer's patches, consequently you will find the abdominal symptoms plentiful. This is a line taken from Dr. Farrington's Clinical Materia Medica. वो ये लिखते हैं, abdomen is apt to be distended and bloated. एक तरीके का लाइकोपोडियम काइंड ऑफ एब्डोमेन मिलेगा, डिस्टेंडेड मिलेगा, ब्लोटेड मिलेगा, पर ये एकदम लाइकोपोडियम से कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि वो तुरंत नहीं खाने के बाद ऐसा हो जाएगा, 2 कौड़ियां खाई उसके बाद तुरंत ये होने लगा, वैसा स्टेट नहीं है, ये टाइफाइड के स्टेट के साथ ज्यादा मिलेगा तुम्हें। There is a great deal of gurgling and rumbling in the abdomen. Often there is diarrhea with stools that are watery, sometimes involuntary and contain undigested food. ये important point है। Linteric stools बोलते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं। आपको याद होगा, पता है कौन सी मेडिसिन में एलन की नोट्स में लिखा है लिंटेरिक स्टूल्स? हमारी पहली दवाई जो हम पढ़ते हैं एब्रोटेनम, उसमें जाके आप देखिएगा लिंटेरिक स्टूल्स लिखा होगा। एस्केप ऑफ फ्लैटस विद द स्टूल, ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। जब भी स्टूल पास करने जाएगा उसके साथ फ्लैटस भी पास होगा और उस स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलेंगे। टंग कैसी रहेगी साथ में, ये सब आप याद रखिए कि ये मैं टाइफाइड स्टेट की बात कर रहा हूं। यहां पर टाइफाइड फीवर के अंदर ये सारी प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। डार्क रेड स्ट्रीक डाउन द मिडल ऑफ द टंग, बीच में एक डार्क रेड स्ट्रीक आ रही होगी। पेल क्लैमी कवर्ड विद स्लाइमी म्यूकस समटाइम्स ही बाई, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेगा, सोते सोते या डिलीरियम की स्टेट में अपनी ही जीभ काट लेना। दिस इज अ प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यूरिन हाईली एल्ब्यूमिनस, हम पढ़ चुके हैं, मिल्की अपीयरेंस, decomposes rapidly and earthy phosphates are found. ये वही earthy phosphates की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर रखोगे नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे, ये वही earthy phosphates है। तो ये एक टोटलिटी है, ये एक सिम्टोमेटोलॉजी है जो आपको फॉस्फोरिक एसिड के टाइफाइड स्टेट में मिलेगी। और ये बाकी प्रोमिनेंट 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पर उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, मेल जेनाइटो यूरिनरी, फीमेल जेनाइटो यूरिनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी। और भी कुछ सिम्टोमेटोलॉजीज हैं, जैसे कि अगर आप इस बोरिक का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे फॉस्फोरिक एसिड से, तो आपको एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम मिलेगा, एकदम एंड में लास्ट में लिखा हुआ है, कैंसर पेन्स में इफेक्टिव है फॉस्फोरिक एसिड। कैंसर किसी को हुआ है, उस दौरान उसको जो दर्द है, उस पेन है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड अच्छा काम करती है। अब यहीं पर अगर आप कॉन्ट्रास्ट में देखोगे, उसमें एक और चीज लिखी है एम्प्यूटेटेड स्टेट के बारे में, कि जब भी कोई
एक्सीडेंट हुआ और आपको अपना लिम्ब एम्पुटेट कराना पड़ गया, और जो लिम्ब एम्पुटेट कराया आपने, कटवाया, उसमें एक स्टंप बोलते हैं, जो चीज पार्ट ऊपर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टंप। और उस स्टंप में अगर इरिटेशन हो रही हो, स्टंप में दिक्कत हो रही हो, वहां पर हो रहा हो पेन, तो वहां पर फॉस्फोरिक एसिड अच्छा काम करती है। यही चीज आपको एलियम सीपा में भी मिलेगी, यही कॉन्ट्रास्ट का सिम्टम सेम। हेडेक इन स्कूल गोइंग गर्ल्स, ये कैल्केरिया फॉस से कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा। साथ में वर्टेगो व्हेन लुकिंग अप, जैसे ही ऊपर देखा हेडेक हो रहा है, ऊपर देखा चक्कर आने लगा। ये कुछ माइनर पैथोलॉजीज हैं जो मिल सकती हैं फॉस्फोरिक एसिड में, पर मेजर यही है जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है या कुछ नहीं समझ में आया है, बिटवीन द लाइंस, विद इन द मटेरियल मेडिका जाओ, पढ़ो, डाउट्स हो तो पूछो, और हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फॉस्फोरिक एसिड की मैं इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, और ये एक टोटलिटी में समझने की कोशिश करना। जो साइकी टू सोमा मैं कहना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, इसको उसी वे में पढ़ने की कोशिश करो कि कैसे उसकी साइकी से वो डेवलप करता है, कैसे उसके सोमैटिक पेन पे वो आता है, और क्या बैकग्राउंड है, क्या पास्ट हिस्ट्री है, क्या कंकॉमिटेंट साथ में है।